नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला चौहान, हिंदी विभाग अक्मा देवी महिला महाविद्यालय बागलकोट। आज साहित्य संपदा 2 से बीकॉम सेकेंड सेम के लिए रखा गया यह लेख वैश्विक परिदृश्य और कृषक आत्महत्या, डॉक्टर अमित कुमार विश्वास द्वारा लिखित इस लेख की प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से है। वैसे वैश्विक परिदृश्य और कृषक आत्महत्या यह कोई नया विषय नहीं है। मनुष्य जब से इस धरती पर पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक वह कृषि करता हुआ दिखाई देता है और उसी कृषि के माध्यम से वह अपने जीवन यापन करता हुआ आ रहा है। तो आज वैश्विक परिदृश्य में कृषक की आत्महत्या यह विषय बड़ा ही सूक्ष्म है और हर एक को सोचने की आवश्यकता है कि आत्महत्या, कृषक आत्महत्या, इन दोनों में जो है अंतर क्या है। सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला यह कृषि ही है। उत्पादन का यह सबसे बड़ा जरिया, मूल जरिया भारत में कृषि ही है। सभी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। हालात यह है कि सभी व्यवस्थाएं मजबूत होती जा रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में किसानी व्यवस्था ही ऐसी एक व्यवस्था बन गई है जिसे किनारे कर दिया गया है। जैसे हम कहते हैं ना, साइड में उसको ढकेल दिया गया है। वर्तमान में करीब 70% ज़्यादा कृषि आधारित व्यवस्था मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इस खाद्य श्रृंखला में किसान ही है जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। आपने या हम सब ने एक खेत में काम करने वाले किसान की अवस्था को देखा है ना। सूट बूट पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, बालों में कलर लगा के, हाथ में छड़ी लेकर, कुर्सी पर बैठकर रौब जमाता हुआ देखा है किसी किसान को, या बड़ी सी गाड़ी में घूमते हुए किसान को देखा है। क्योंकि भारत में किसान को पूजा जाता है, लेकिन भारतीय किसानों की हालत जैसे पहले थी वैसे ही आज है। अत्यंत दयनीय विपदाओं से भरी हुई। उसे खेती मौत की फसल में बदल चुकी है। खेती उसके लिए जो है मौत का फसल, मौत की जो है फसल बन गई है। आंकड़े जो हम अभी दे रहे हैं भयावह है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के ताज़े आंकड़े यह बताते हैं कि 42% किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है। लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ कहलाने वाला
मीडिया भी किसान आत्महत्या को एक आम आत्महत्या मानकर खबर छाप देता है। यह आज सफलता व लाभ के भंवर में ऐसे फंसा हुआ है, उसे किसानों की आत्महत्या की खबरें महज एक इंसिडेंट लगती है, एक हेडलाइन है उनके लिए। किसान मजदूर कभी खबर के केंद्र में आते ही नहीं हैं। केंद्र में आते हैं तो वे हैं राजनीति में जो माहिर है, उनके नेताओं के बारे में, कलाकारों के बारे में, सेलिब्रिटियों के बारे में, उनके बारे में खबरें आती है। भारत में किसान आत्महत्या सन 1990 से पैदा हुई, जिसमें प्रति 10,000 से अधिक किसान आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मैं आंकड़े आपको बताऊंगी। मानसून की विफलता के वजह से कौन कौन से हालत में किसान आत्महत्या करता है, वो कौन सी ऐसी हालत है जिसके दबाव में आकर वह आत्महत्या करता है। कई सारे हैं। जैसे पहले मैंने बताया, मानसून की विफलता हो सकती है, सूखा हो सकता है, कीमतों में वृद्धि हो सकती है, ऋण का बोझ हो सकता है, बैंकों में बैंकों में हो सकता है, ऋण ज़्यादा हो सकता है, महाजनों के हाथों में आकर वह आत्महत्या कर लेता है। बिचौलियों आदि के चक्र में फंसकर भारतीय किसान आत्महत्या कर रहे हैं। साल में मौसम बदलता है और हर मौसम के हिसाब से, हर मौसम के मुताबिक जब किसान के मुताबिक मौसम नहीं बनता है, तब सारी फसल ख़त्म हो जाती है। फसल तैयार होती है, काट कर लादने के बाद बाज़ार में आने से पहले ही वहाँ पर कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ना वह बेच पाता है, ना उसे रख पाता है, और बैंकों में इतना सारा उसने पैसा ले रखा है। तो मनुष्य घबरा कर या फिर जीवन से हताश क्यों नहीं होगा। 1990 में 90 ईस्वी में अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू के ग्रामीण मामलों के संवाददाता पी साईनाथ ने किसानों के द्वारा नियमित आत्महत्याओं की सूचना दी। आरंभ में यह खबरें महाराष्ट्र से ही मिलती रही, उसके बाद आंध्र प्रदेश से शुरू हुई। शुरुआत में लगा कि अधिकांश आत्महत्याएं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों ने की, लेकिन महाराष्ट्र राज्य अपराध लेखा कार्यालय के अनुसार यहाँ कपास सहित अन्य नकदी फसलों के किसानों की आत्महत्याओं की दर बहुत अधिक रही। यहाँ पर कई सारे आंकड़े हैं जो मैं अभी आपको फ़ोटो निकाल कर आपके इसमें डाल दूँगी। लेखक ने बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन करने के बाद इन आंकड़ों को उन्होंने रखा है, जो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उसके बाद सर्वाधिक कृषक आत्महत्याएं सन 2004 में हुई है। इस दौरान 18,241 किसानों ने आत्महत्याएं की। तो हर साल दर साल यह बढ़ती ही गई। इनका आंकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे, घटने का नाम नहीं लगे। किसान आत्महत्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित 5 राज्यों के नाम यहाँ पर प्रस्तुत है।
महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। तो इनके आंकड़े जो है क्या कहते हैं। इसके बाद 2011 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बदहाल किसानों को राहत देते हुए 37 अरब 50 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत घोषित राशि में से 21 अरब 77 करोड़ रुपए की राशि कृषि परियोजनाओं पर खर्च की और किसानों को 7 अरब 12 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद देने के लिए विदर्भ क्षेत्र के सभी 6 जिलाधिकारियों को 50-50 लाख रुपए दिए गए थे। इस राहत पैकेज को विदर्भ क्षेत्र के 6 जिलों अमरावती, वर्धा, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और यवतमाला में इस्तेमाल किया जाना था। पूर्व प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए पत्रकारों से कहा था, विदर्भ के किसानों की समस्या हमारे लिए काफ़ी गंभीर विषय है, इसलिए इस योजना के लागू होने की निगरानी मेरा कार्यालय खुद करेगा। हम इस बात का जो है ध्यान रखेंगे कि जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। उन्होंने कहा था कि इस पैकेज से क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही होगा, साथ ही कर्ज का बोझ भी हल्का होगा। किंतु विदर्भ में आत्महत्या के आंकड़े सरकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की पोल खोल कर रख दे। महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार का 1 लाख का मुआवजा देती है। यह मुआवजा 3 शर्तों पर दिया जाता है। पहला, किसान के पास अपनी मिल्कियत की ज़मीन होनी चाहिए, यानी ज़मीन अपने नाम पर होनी चाहिए जो आत्महत्या करता है उस किसान की। दूसरी, आत्महत्या करते वक्त किसान कर्जदार रहा हो। तीसरी जो है, कर्जदारी ही उसकी आत्महत्या का प्रधान कारण होना चाहिए। अगर वह किसी भी हालत में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे यह 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि इन 3 संदर्भ में ही उसको वह पैसे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त किसान परिवार का मुखिया अगर आत्महत्या करता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। कर्ज की विरासत ढो रहे उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य अगर आर्थिक तंगहाई की सूरत में आत्महत्या करे तो उसकी गणना सरकारी आंकड़ों में नहीं आती। जैसे पति के नाम पर खेत है, अगर किसान घर का प्रथम पुरुष है, वो जो है आत्महत्या कर लेता है तो उसकी गणना जो है हो जाती है, किसान आत्महत्या की लिस्ट में आ जाती है। लेकिन उसके घर में किसी कारणवश उसी आर्थिक तंगी के कारण उसकी पत्नी मर जाए, उसका भाई मर जाए, उसका बेटा मर जाए तो वो जो है उसमें उसका नाम नहीं आता। संपूर्ण परिवार को जो है वहाँ पर नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ किसान जिसके नाम पर खेती होती है उसी को पकड़ते हैं। ठीक इसी तरह NCRB के आंकड़े भी जो है दिखाई देते हैं। किसानों की आत्महत्या कृषक आत्महत्या के रूप में दर्ज नहीं हो जाती। आगे अगर कहें
यह निर्विवाद सत्य है कि करोड़ों भूमिपुत्र का जीवन करने का जरिया ही जो है खेती पर निर्भर है। सभी लोगों का जीवन का जरिया, जैसे किसी अन्य के घर में कोई व्यक्ति काम करता है, सरकारी नौकरी करता है, तो उसके ऊपर जो है संपूर्ण परिवार निर्भर होता है। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण परिवार को कौन देखता है? यह खेती ही देखती है। खेती के ही साथ जो है उसको जीवन जीना है। विडंबना यह है कि सुबह से शाम खेती के लिए अपना जीवन जो घिसता है किसान, उसे पेट भरने के लिए कभी कभी अन्न नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, रोटी नसीब नहीं होती है। कृषि उसके गले की जो है फांसी का फंदा बन जाती है। जैसे अपनी प्रवृत्ति और मजबूरी के कारण न छोड़ पाता है और ना ही उसे के साथ वह खुश रह पाता है। कहते हैं ना, परिस्थिति की ऐसी हो जाती है कभी कभी, ना निगल सकते हैं और ना ही उसको उगल सकते हैं। या तो उसके साथ खुश रहना है या उसको छोड़कर जो है चले जाना है, तो छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ पर सारी सरकार जानता है, सरकार जो है जनता को लुभाने के लिए ढेर सारी योजनाओं को सामने लेकर आता है। जैसे स्वर्ण जयंती जो है ग्राम योजनाएं हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामोद्धार जैसी किसानों के लिए ही बनाई गई योजनाएं हैं। इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद भारत में किसानों की आत्महत्या क्यों होती है? इतनी ज़्यादा क्यों होती है? ये हर किसी की सोचने की बात है। हाल में जो आंकड़े आए हैं उनमें इस बात का खुलासा भी हुआ है कि 30% ग्रामीण आबादी भूमिहीन है। कभी ज़ोर शोर से यह नारा लगाया जाता है कि जो ज़मीन को जोता है वह ज़मीन का मालिक है, लेकिन यह नारा कभी ज़मीन पर उतरा ही नहीं। यह भी हकीकत है कि आदिवासियों को छोड़ छोटी जाति के मालिक अधिकतर किसान कब की खेती छोड़कर दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं। अपनी खेती में क्या है, साल भर जो है इसके लिए जो है संघर्ष करता है, वहीं पर जो है खेती करता है, लेकिन अंत में कुछ हाथ में आता ही नहीं है। इससे अच्छा है कि हम अपनी खेती छोड़ दें, किसी और की खेत में जाकर जो है मजदूर बनकर काम करें, क्योंकि खेती करना उनके बस का नहीं है। इससे इसका पेट नहीं भरता है, घर नहीं चलता है, इसकी मांगें पूरी नहीं होती है, इसका परिवार नहीं चलता है। मजबूर होकर वह अपने खेत को बेच देता है या फिर ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़कर मजदूर बनकर वह जीवन यापन करता है। देश के बड़े बड़े भूभाग में धान की खेती होती है। अपने देश में धान के जो है बीजों के विविध प्रकार थे। किसान फसल का बीज अपने घर में बचा कर रखता था पहले, लेकिन बाज़ार में उपलब्ध बीजों का प्रचलन होते ही पुराने बीजों का प्रचलन खत्म हो गया। घरेलू बीज और बाज़ार के बीज की जो है कीमतों में जो है अंतर क्या है? बिहार, यूपी और झारखंड में धान 10 रुपये किलो बिकता है, जबकि बाज़ार का बीज 270-280 रुपये किलो बीज बिकता है।
देसी बीज, गोबर की खाद अपेक्षाकृत कम पानी में भी फसल देते हैं, जबकि बाजार के बीजों के लिए रासायनिक खाद, भरपूर पानी, कीटनाशक ज़रूरी होता है। तो इतना सारा खर्च वह गरीब किसान कैसे करेगा? क्या कर सकता है वो? सवाल यह है कि किसानों को कपास उगाने के लिए कहता कौन है? यह बाजार कहता है। बाजारवादी व्यवस्था अपने हिसाब से किसानों को फसल उगाने के लिए कहती है, उसके लिए तरह तरह के प्रलोभन और कर्ज देते हैं। किसान उनके झांसे में भी आ जाते हैं, फिर उनके हाथों में खेलने लगता है, क्योंकि उपज की कीमत भी बाजार तय करता है। फिर शुरू होती है सरकारी हस्तक्षेप की मांग। सरकार कीमत तय करे, समर्थन मूल्य घोषित करे, कर्ज माफ करे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है, फसल नष्ट हो या वे आत्महत्या कर लें, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसानों की आत्महत्या से पीड़ा का अनुभव नहीं करते। जैसे लाखों परिवार, लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन आत्महत्या की घटनाएं उस वक्त भी विरल थी। इसी देश में करीब 18-20 करोड़ भूमि विहीन दलित, अति पिछड़े मजदूर, उनके जीवन में यह मौका ही नहीं आता कि बैंक से कर्ज लें, खेती करें। उनकी फसल नष्ट हो जाती है और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इस बात को समझना तो होगा ही, एक भूमिहीन किसान या मजदूर आत्महत्या न कर जीवन से जद्दोजहद क्यों करता है? और 10-20 लाख की अचल संपत्ति का मालिक किसान एक खास मनोदशा में आत्महत्या क्यों कर लेता है? आत्महत्या के बजाय वह एक काम तो कर ही सकता है कि किसानी छोड़ कोई दूसरा काम कर ले, या फिर भूमिहीन मजदूर की तरह खट खा ले। दरअसल आत्महत्याओं का कारण आर्थिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि नरसिम्हा राव के ज़माने में नई औद्योगिक नीति, उदारीकरण और निजीकरण के दौर के साथ किसानों की जो है आत्महत्या की खबरें आनी शुरू हो गई? शुरुआत दौर में तो इसे किसी ने तवज्जो नहीं दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे इन मौतों से आंख चुराना समाज के प्रभु वर्ग के लिए मुश्किल हो गया। बड़े वर्ग के लोगों को जो है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही, तो कैसे, क्यों? उसकी तरफ ध्यान न देना भी उनको नहीं हुआ, सोचना पड़ेगा। दरअसल नई आर्थिक नीति घोषणा रूप से न सिर्फ उद्योगोन्मुख विकास की वकालत करती है, बल्कि ऐसा वातावरण भी बनाती है जिसमें मुनाफा ही सब कुछ होता है। तो नौकरी हो गई, ज़मींदारी हो गई, और आज के कॉरपोरेट सेक्टर और जो है सरकारों के बीच संबंध पहले से जो है ज़्यादा मजबूत हुए दिखाई देते हैं। 1990 के आसपास से ही बाज़ारवादी शक्तियों को खुली छूट मिलने लगी। इन शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य था लाभ कमाना, चाहे कुछ भी हो जाए, लाभ कमाना। तो इस लाभ कमाने के होड़ में पिसता कौन गया? किसान।
पिछले कुछ वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेके पर खेती का धंधा शुरू हुआ, जिसके तहत बड़ी कंपनियां कृषि क्षेत्र में आ गई, जो उत्पादन कर अपना प्रोसेसिंग का कारोबार कर अधिकांशतः डिब्बाबंद उत्पादक बाज़ार में लाते हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार के गन्ने उत्पादक और विदर्भ के कपास उगाने वाले किसान नहीं खेती तर है। यह तो सच है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकान खेतीहारों को पूंजी व उपकरण मुहैया कराकर उत्पादन पर भी कब्जा करने में जुट गए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही, आगे आने के लिए, धन की ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए भयंकर भूमंडलीय मंदी से अछूते भारत के ग्रामीण उपभोक्ता अभूतपूर्व रूप से खर्च कर रहे हैं। अन्यत्र सिकुड़ते हुए बाजार के कारण होने वाली क्षति से बचने के उपाय ढूंढने की उत्सुकता अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां विक्रेताएं की पूरी फौज भेज रही है। विदेश से भी आ रहे हैं। उत्पादन कंपनियां अपने माल को बाजार में खपाना जानती है और उसे पता है कि कैसे इनके पॉकेट से पैसा निकाला जा सकता है। अब निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहेंगे तो आर्थिक उदारीकरण के बाद, या यूँ कहे कि 90 के दशक के बाद से ही किसानों की आत्महत्या की दरें बढ़ती जा रही हैं। कृषक परिवार अपने परिजन को खोने के बाद खेती से तौबा कर रहे हैं। उनके द्वारा की गई आत्महत्या यहाँ पर सोचनीय है। उसके बाद तथाकथित विकास के नाम पर वैश्वीकरण हमारी कृषि नीति पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक ढांचे पर सवाल खड़ा करती है। बाज़ार में कृषि उत्पादकों की दलाली के मामले सामने आते हैं। बीच में दलाल जो होते हैं वही सारा पैसा हड़प कर लेते हैं। किसान तक पहुंचता ही नहीं है पैसा, जबकि किसानों के हाथ में कुछ नहीं आता। ये सामाजिक दस्तावेज एक चेतावनी है हम लोगों के लिए, जिसे हमें बैठकर सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि हालात न बदले तो ऐसा समय भी आएगा जब दुनिया का हर आदमी उपभोक्ता होगा। वह अपने मनपसंद उत्पाद को खरीदने की कोई भी कीमत देने को तैयार होगा, पर पैदा करने वाले कहाँ जाए? उपजाने वाला कोई ना होगा, खेती करने वाला कोई नहीं होगा। किसान नाम ही मिट जाएगा, किसान होगा ही नहीं। खेती का आर्थिक रूप से व्यावहारिक और टिकाऊ बनाने में ही चुनौती है। तो कौन करेगा ये सब काम? प्रश्न है, उत्तर हम सबको ढूंढना है। कृषि को बचाना है तो सिंचाई सुविधाओं को प्राथमिकता देनी होगी। पर्यावरण को बिगड़ने से बचाना होगा। विदेशी बीज, खाद, कीटनाशक की जगह थोड़ी पुरानी नज़र आने वाली परंपरागत आत्मनिर्भर खेती को उस तरफ लौटना होगा। सच्चाई को झुकलाना छोड़कर सच्चाई को सामना करना पड़ेगा। तथ्य की तरफ लौटना पड़ेगा। अपने पूर्व की तरफ जो बीत चुका है उसकी तरफ नज़र डालनी पड़ेगी। खेती व्यवसाय के लिए नहीं, अपना और दूसरों का
पेट भरने के लिए है, जीने के लिए है, जीने की एक पद्धति है और भारतीयों के लिए यह सबसे श्रेष्ठ काम है। इतना कहकर यह लेख समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।